Assalamualaikum students. Today we will solve constructed response questions of chapter 18. Question 1 is discuss two types of stereoisomerism. Stereoisomerism occurs when compounds have the same molecular formula and the same bonding arrangement but their atoms are or ligands have different arrangement in three-dimensional space. आइसोमरिज्म की एक टाइप है जिसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उसमें उनकी बॉन्डिंग अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के केस में हमारे पास जो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स में होंगे, एक मॉलिक्यूल में अलग तरह से और दूसरे में उससे डिफरेंट। अब इसकी टू टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सो लेट्स सी फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जिसको कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं, इसमें जो रिलेटिव पोजीशन है लिगेंड्स की वो सेंट्रल मेटल आयन या एटम के इर्द गिर्द जो है आयन के इर्द गिर्द डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक इसमें कॉम्प्लेक्स है टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट आयन। तो इसमें जो है इस कॉम्प्लेक्स में जो कि जिसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, इसके दो आइसोमर्स जो हैं ये पॉसिबल हैं, एक सीस और एक ट्रांस। सीस आइसोमर में जो ये वाटर के लिगेंड्स हैं एक दूसरे के एडजेसेंट है, जो वाटर के टू लिगेंड्स हैं ये एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है और उनके दरमियान में एंगल जो है ये 90 का है। और जो ट्रांस आइसोमर है इसमें जो दोनों वाटर के जो लिगेंड्स हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट साइड पे हैं और उनके दरमियान में एंगल भी 180 का है, जैसे कि हमने पहले टेक्स्ट में भी पढ़ा है इसमें। तो सीस आइसोमर में ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से 90 एंगल की पोजीशन पे हैं, जबकि ट्रांस के केस में ये 180 एंगल पे हैं और एक दूसरे से ऑपोजिट साइड पे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं। So geometrical isomerism result from different position of ligands. अब जो सेकेंड टाइप है आइसोमरिज्म की वो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, यानी कि ये मिरर ऐसे एक कंपाउंड के मिरर इमेजेस हैं जो कि एक कंपाउंड और उसका इमेज जो कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। इनका दूसरा नाम एनेंशियोमर्स भी है। अब एग्जांपल यहाँ पे है ट्रिस इथाइलिन डाइमीन निकल आयन। अब ट्रिसमिन 3 यानी कि इथाइलिन डाइमीन के 3 लिगेंड्स जो है इसके साथ निकल के साथ अटैच हैं। तो ये जो है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ये एनेंशियोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एनेंशियोमर्स के नेम्स हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। यहाँ पर इनकी जो है ये स्ट्रक्चर भी राइट और लेफ्ट साइड पे जो दिए गए हैं ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, इस वजह से ये क्या है एनेंशियोमर्स हैं या ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। The three bidentate ligands can form two arrangements that are mirror image of each other. तो जो यहाँ पर तीन ligands हैं थाइलिन डाइमीन के वो दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स में अरेंज हो सकते हैं निकल आयन के इर्द गिर्द। The two form rotate plane polarized light in opposite directions. तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे। Therefore, they have same molecular formula, they have same connectivity, they are non-superimposable mirror images, and they are optically active. अब यहाँ पे ये समराइज भी किया गया है इन दोनों के कंपैरिजन को। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे हैव डिफरेंट स्पेशियल पोजीशन ऑफ लिगेंड, यानी स्पेस में इनकी पोजीशन डिफरेंट होती है, जबकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के केस में ये क्या है नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे गिव सीज एंड ट्रांसफॉर्म्स इन सुटेबल कॉम्प्लेक्सेस। तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो है उसमें ये जिनमें एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पे ये सीज और ट्रांस आइसोमर की फॉर्म में है, जबकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के केस में जो आइसोमर्स हैं उनका नाम एनेंशियोमर्स है। और इसमें एग्जांपल जो है यहाँ पर प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के केस में जो कि सीज ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में अभी हमने जो एग्जांपल देखी है निकल इथाइलिन डाइमीन कॉम्प्लेक्स जो है ट्रिस इथाइलिन डाइमीन निकल कॉम्प्लेक्स जो है इसकी एग्जांपल अभी हमने देखी है। सेकंड क्वेश्चन, the reaction between copper 2 plus and iodide results in solid precipitate of copper iodide and aqueous iodine. So write down the two relevant reduction half reactions and their E naught values that are provided in the text. So let's solve first question. So
So the overall reaction is copper 2 plus is reacting with iodide minus I माइनस, यानी कि आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और उससे प्रोडक्ट में हमारे पास आ रहा है कॉपर आयोडाइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में हमारे पास प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आएगा, और आयोडीन जो कि लिक्विड फॉर्म में आएगी। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। अब हम दोनों रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो कि पॉसिबिलिटीज हैं वो लिखेंगे। सो इन फर्स्ट, copper 2 plus will gain electron and it will reduce to copper plus 1, and reduction potential, standard reduction potential of this reaction is 0.15 volt. And if we see the second half reaction, which is I2 plus 2 electron, and it will reduce to produce 2I minus, and standard reduction potential in this case is 0.54. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो प्रेफरेबली रिड्यूस होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली जो आयोडीन है इसको रिड्यूस होके आई नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि जो रिएक्शन है वो इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल नहीं है, बल्कि ये रिवर्स डायरेक्शन में जो है ये होगा, यानी कि रिएक्टेंट ही रहेंगे जो हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज जो है ये इंडिकेट कर रही हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास कॉपर आयोडाइड प्रेसिपिटेट होता है और उसके साथ आयोडीन भी प्रोड्यूस होती है। तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इस केस में वो उसके रिवर्स प्रोडक्ट बनती है, और कॉपर प्लस जो है 2 प्लस ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये रिड्यूस हो जाता है, जबकि आयोडीन जो है इसको रिड्यूस होनी चाहिए लेकिन एक्चुअल में ये ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन है इस केस में हमारे पास फेवरेबल प्रोडक्ट बनती है, जिसको कि हमने अब जो नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन हैं उसमें हमने एक्सप्लेन भी करना है। So the first reaction represent reduction of copper 2 plus to copper plus 1, जो कि एक्चुअल में उसमें हमारे पास जो है ये रिएक्शन में उसकी रिडक्शन होती है, while iodide is oxidized to produce in this case to produce iodine in the overall reaction. Second question, why comparing only standard electrode potential can suggest the reaction is not feasible? तो इस केस में जो है सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हमें कैसे ये डिसाइड करता है कि ये रिएक्शन जो है ये फिजिबल नहीं है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो है ये मेजर किया जाता है, और ये ओवरऑल जो रिएक्शन की कंडीशंस हैं ये उसको डिस्क्राइब नहीं करता। तो इस वजह से कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि जिसमें जो है स्टैंडर्ड जो ओवरऑल रिडक्शन पोटेंशियल के समेशन आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन फिजिबल नहीं होता, लेकिन वो रिएक्शन पॉसिबल होता है। So if only the relevant electrode potential values are compared, predicted driving force may appear insufficient or even unfavorable. तो अगर हम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही देखें तो उस केस में ऐसे भी हमें केसेस मिलते हैं कि जिसमें रिएक्शन जो है ये हमें लगता है कि ये फिजिबल नहीं है, ये फेवरेबल नहीं है। However, the reaction does occur because product are strongly stabilized. लेकिन ये रिएक्शन जो है कुछ रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली वो फिजिबल नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो परफॉर्म हो जाता है या प्रोडक्ट जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे कि हमने टेक्स्ट बुक में भी एक एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें प्रोडक्ट हमारे पास जो है ये बनती है। सो ली शैटलियर प्रिंसिपल, ली शैटलियर प्रिंसिपल जो है ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि जब भी कोई स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो सिस्टम उस तरफ शिफ्ट करता है कि जहाँ पे उस स्ट्रेस के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जाए। So copper plus 1 produced during reaction immediately react with iodide ion to form insoluble precipitate copper iodide. तो इस केस में जो रिएक्शन जो अभी हमने पढ़ा है तो इसमें कॉपर प्लस 1 आयन जैसे ही बनेगा तो वो जो है वो आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करके सॉलिड कंपाउंड कॉपर आयोडाइड बना देगा। जब ये प्रोडक्ट बन जाएगी तो ये सॉलिड फॉर्म में है, ये इनसॉल्युबल है, और ये जो है ये रिएक्ट करके ये रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन को नहीं ले जा सकती, क्योंकि ये उसमें से जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें ये सेपरेट हो जाती है सॉलिड फॉर्म में। तो रिमूवल ऑफ कॉपर प्लस 1 फ्रॉम सोल्यूशन शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टूवर्ड द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल।
तो ये जो है ये कॉपर +1 जो है ये उस हमारे इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है उसमें से ये सेपरेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो है ये रिएक्शन फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। देयरफॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉपर आयोडाइड ड्राइव्स द रिएक्शन फॉरवर्ड। थर्ड क्वेश्चन इज यूजिंग एग्जांपल्स, जिसमें हमारे पास टू कॉम्प्लेक्सेस का कंपैरिजन दिया गया है, हेक्सामीन कोबाल्ट और हेक्सासियानोफिरेट। डेमोन्स्ट्रेट how to predict the formula and overall charge of complex ion. Clearly explain the role of central metal ion charge, ligand charge, coordination number in determining final result for both examples. So the overall charge on ion is calculated by, चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमने जो पहले भी उसमें प्रैक्टिस की है, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू चार्ज ऑफ मेटल प्लस टोटल चार्ज ऑफ द लिगेंड्स। अब इस एग्जांपल में जैसे जो फर्स्ट केस है इसमें हमारे पास सेंट्रल आयन जो है वो है कोबाल्ट और अमोनिया क्या है, लिगेंड है। और अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है, तो ये कोबाल्ट +3 फॉर्म में है हमारे पास। सो 6 अमोनिया लिगेंड्स आर प्रेजेंट, देयरफॉर +3 ये जो है हमारे पास मेटल का चार्ज है, 6 लिगेंड्स हैं और लिगेंड पे चार्ज 0 है। ओवरऑल आंसर विल बी +3। तो इस वजह से जो है ये इस पे +3 आयन के ऊपर चार्ज आ रहा है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हम कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज लिखते हैं और इसमें लिगेंड्स हमारे पास जो है वो 6 हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स है हेक्सासियानोफिरेट आयन। इसमें सेंट्रल मेटल हमारे पास है आयरन और इसमें लिगेंड है साइनाइड, 6 लिगेंड्स अटैच्ड हैं और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के आयन के ऊपर है चार्ज -4। तो आयरन जो है आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर इसका। साइनाइड Cn- इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। 6 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, तो अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसको सॉल्व करेंगे। +2 मेटल आयन के, अभी इसको फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। तो +2 जो है ये आयरन के ऊपर यानी कि मेटल के ऊपर चार्ज है, 6 लिगेंड्स हैं, हर लिगेंड पे -1 चार्ज है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आंसर विल बी -4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये 6 है। तो एक रूल इंपॉर्टेंट जो इसमें या फार्मूला जो है वो याद रखना है, कॉम्प्लेक्स चार्ज दैट इज इक्वल टू मेटल चार्ज प्लस सम ऑफ लिगेंड चार्जेस। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। डिस्क्रिप्टिव मीन यानी कि जिनके आंसर्स आपने डिटेल देने हैं। क्वेश्चन 1 इज एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द स्पेसिफिक ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब वो सारे फैक्टर्स हमने इसमें बताने हैं जिससे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो है उसकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है। So the geometry of complex depends mainly on the coordination number, nature of metal ion, electronic configuration and nature of the ligands. तो ये डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं ये तकरीबन 4 फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है और ये हम 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? द नंबर ऑफ डोनर एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल आयन। जो कॉमन ज्योमेट्रीज हैं उसमें हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर से किस तरह से उनकी ज्योमेट्री इफेक्ट होती है। तो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ज्योमेट्री हमारे पास लीनियर होगी, क्योंकि दोनों के लिए एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है जिसमें जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो जाएंगे। और यहाँ पे एग्जांपल जो है ये डायमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स आयन की दी गई है। उसके बाद अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हमारे पास जो है 2 पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1 क्या है? टेट्राहेड्रल हो सकती है, टेट्रा मीन 4। तो ये एक स्पेसिफिक एंगल में 4 लिगेंड जो है ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे। और ये एग्जांपल है कोबाल्ट क्लोराइड जिसमें -2 कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज है। और दूसरा जो है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ ज्योमेट्री जो कि ऑब्जर्व की जाती है वो है स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर जैसे स्क्वायर शेप होती है इसी तरह से, और जिसमें टेट्रामीन प्लेटिनियम कॉम्प्लेक्स जो है ये है। और 6 लिगेंड्स के साथ जो है ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, जिससे ये सारे लिगेंड्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, जैसे कि हेक्सामीन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा है।
सेकेंड फैक्टर जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द मेटल आयन. So d electron configuration can affect the orbital splitting and will influence the preferred geometry. अब फॉर एग्जांपल उसमें जो D8 मेटल आयन है जैसे प्लेटिनियम 2+ है तो इसकी ज्योमेट्री कॉमनली स्क्वायर प्लेनर होगी और ये इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर ही होगा. थर्ड फैक्टर जो है इसमें नेचर ऑफ लिगेंड है. लिगेंड जो है ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से और इनका डिफरेंस जो है ये साइज में भी हो सकता है, चार्ज में भी हो सकता है और उनकी फील्ड स्ट्रेंथ में भी होता है. कुछ लिगेंड्स बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करते हैं और कुछ लिगेंड्स वीक होते हैं. सो स्मॉल लिगेंड्स कैन अलाउ क्लोज पैकिंग अराउंड द मैटर. तो जो स्मॉल साइज के लिगेंड्स होते हैं उसमें वो टाइटली पैक हो सकते हैं, एक दूसरे के ज़्यादा करीब भी आ सकते हैं क्योंकि उनका साइज स्मॉल है. जबकि जो लार्ज लिगेंड्स हैं उसमें वो लेस क्राउडिंग के साथ जो है वो ज्योमेट्रीज को फेवर करेंगे, यानी उनमें लिगेंड्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, तो जो लिगेंड का जो है ये प्रॉपर्टीज ये भी ज्योमेट्री को अफेक्ट करेंगे. अब जो है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जैसे कि लिगेंड स्ट्रांगली भी इफेक्ट करते हैं मेटल आयन कॉम्प्लेक्स को और उससे उनकी स्प्लिटिंग जो है उस पर इफेक्ट आएगा जो डी ऑर्बिटल्स की है तो और उसकी ज्योमेट्री जो है वो डिफरेंट होगी. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स प्रोड्यूस लार्ज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स. तो ये डी ऑर्बिटल्स के दरमियान में एनर्जी गैप है जो कि हमने पढ़ा था कि ये 2 सेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो उन 2 सेट्स के दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब अप्रोच करेगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा और इसकी वजह से जो है ये प्रेफर्ड अलाइनमेंट अरेंजमेंट जो है लिगेंड्स की वो भी चेंज होगी. अब जो फिफ्थ फैक्टर है वो है स्टेरिक फैक्टर. स्टेरिक फैक्टर, सो स्मॉल लार्ज लिगेंड्स रिपेल वन अनदर. स्टेरिक में इनके दरमियान में रिपल्शन होगी तो जब बड़े साइज के लिगेंड्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. The complex therefore adopt a geometry that minimize ligand repulsion. तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ऐसी ज्योमेट्री में अरेंज होगा कि उसमें लिगेंड्स के दरमियान में रिपल्शन कम से कम हो. So overall we can summarize that the geometry is determined by a combination of coordination number, metal ion, electronic configuration, ligand properties, ligand field strength and steric effect. ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि ज्योमेट्री क्या होगी. सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज describe splitting of d orbitals and color formation in octahedral and tetrahedral complexes. तो डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग होती है और उससे जो कलर्स प्रोड्यूस होते हैं वो दोनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस में हमने इसमें एक्सप्लेन करने हैं. सो इन फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन 5 ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी. तो जब हम किसी भी मेटल आयन या एटम को लेते हैं तो उसमें 5 डी ऑर्बिटल्स हैं और वो सारों की एनर्जी क्या है, सेम है. इस वजह से हम उनको डीजेनरेट कहते हैं. व्हेन लिगेंड्स अप्रोच द मेटल आयन, जब उनके करीब मेटल आयन आता है तो उनके दरमियान में जो है ये एनर्जी गैप आ जाता है क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर और डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान में रिपल्शन जो है ये होती है. So when ligand approach metal ion, repulsion between the ligand electron pair and d electron cause d orbitals to split into groups of different energies. अब जो octahedral complexes हैं इसका केस पहले देखेंगे. octahedral complex में 6 ligands जो है ये अटैच होते हैं और वो x, y और z एक्सिस में होंगे. तो जो 5d ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट हो जाएंगे 2 ग्रुप्स में. जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं उनको हम Eg कहेंगे और उनके नाम है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में dx² - y² और dz². These orbitals point towards the ligands, so they experience more repulsion. अब इनके एनर्जी ज़्यादा होने की रीज़न भी है कि वो लिगेंड के तरफ नज़दीक ज़्यादा होंगे और इस वजह से उनके दरमियान में रिपल्शन ज़्यादा होगी और उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. जबकि लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल T2g हैं और इसमें dxy, dxz, dyz हैं. These points between the ligand direction and experience less repulsion. अब ये लिगेंड्स के दरमियान में होते हैं और इनको कम रिपल्शन फेस करनी पड़ती है जिसकी वजह से इनकी एनर्जी जो है ये
कम हो जाती है। तो d orbital splitting in octahedral complex, that is also shown in this figure. तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जब डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो ये 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स जो हैं ये सेम लेवल पे हैं, और इसमें एग्जांपल जो है ये हमने एक कम्प्लेक्स की दी है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जो है ये डी में है, जो टेक्स्ट बुक में दी गई है। अब जब लिगेंड इसको अप्रोच करेगा तो ये डी ऑर्बिटल्स जो हैं ये इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और उसके बाद इनमें स्प्लिटिंग होगी, और 3 जो है ये इनकी एनर्जी कम हो जाएगी और 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में है। और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा लाइट का वो रिफ्लेक्ट होगा, और उसके अकॉर्डिंगली कलर जो है ये अपीयर होता है। अब नेक्स्ट जो है हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ना है कि डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो टेट्राहेड्रल में, तो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द 4 लिगेंड अप्रोच बिटवीन द एक्सिस, तो इस केस में लिगेंड्स जो है वो 4 हैं और एक्सिस के दरमियान से वो अप्रोच करते हैं। द स्प्लिटिंग इज रिवर्स्ड कंपेयर्ड विद एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लो एनर्जी डी ऑर्बिटल्स आर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। दो जो होंगे ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी कम होगी, और जो 3 होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो है डी एक्स वाई, डी वाई जी एंड डी एक्स जी। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल इज स्मॉलर देन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। अब यहाँ पे फिगर में भी ये दिखाया गया है, और इस केस में हमारे पास जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं इनमें जब स्प्लिटिंग होगी लिगेंड इंटरेक्शन से तो 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो होगी और 3 की जो है ये हाई होगी। नेक्स्ट है इसमें कि इसमें कलर फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है। तो ये जो एनर्जी गैप हमने देखा है कि ऑर्बिटल्स के दरमियान में है, दैट इज़ द रीज़न फॉर अपीयरिंग द कलर इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो इस एनर्जी गैप के अकॉर्डिंगली जो है वो उसका कलर अपीयर होगा, क्योंकि जब एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो रिमेनिंग लाइट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली कलर आएगा। So formation of color, electrons can absorb energy from visible light and move from low energy d orbital to high energy d orbital. एनर्जी अब्जॉर्ब करने से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा जिसको कि हम डी डी ट्रांजिशंस कहते हैं। सो प्लैंक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंगली E इज इक्वल टू एच म्यू। एच यहाँ पे जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, E एनर्जी अब्जॉर्ब्ड है, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंगली जो है ये उसका कलर अपीयर होता है। तो अब इसमें जो कलर अपीयर हो सकते हैं उनके डिफरेंट केसेस हम देखेंगे। सो व्हेन वाइट लाइट फॉल ऑन कंपाउंड इट मे गेट अब्जॉर्ब। वाइट लाइट में सारे 7 कलर्स होते हैं, तो जब वो सारी की सारी अब्जॉर्ब हो जाएगी कम्प्लीटली तो जो कम्प्लेक्स होगा, जो ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स होगा वो ब्लैक कलर में होगा। एंड द कंपाउंड मे रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट द होल लाइट। अगर वो सारी की सारी लाइट जो है वो ट्रांसमिट कर देता है, यानी एब्जॉर्प्शन हुई ही नहीं, तो वो वाइट कलर में अपीयर होगा। और उसके बाद जो अनदर केस है उसमें कुछ लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो ऑब्जर्व होगा। सो अनदर ऑप्शन इज दैट कंपाउंड में अब्जॉर्ब सम ऑफ द लाइट एंड रिफ्लेक्ट द remaining part, then complex show different colors depending upon the color of the light reflected. The color is produced in the substance due to absorption and emission of light in visible region of spectrum according to color scheme. The color observed is generally complementary color of the light absorbed. अब अगर उसमें जो है सपोज येलो कलर जो है ये absorb हुआ है तो कंपाउंड का कलर वायलेट होगा, क्योंकि ये इसमें जो यहाँ पे इमेज दी गई है टेक्स्ट बुक में उसके अकॉर्डिंगली कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो हैं ये मेंशन है। अब जैसे कि येलो है तो उसके बिल्कुल फ्रंट पे हमें वायलेट नज़र आ रहा है, और रेड और ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, ऑरेंज एंड ब्लू आर द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो इनमें से अगर एक कलर की रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही है तो दूसरा कलर जो है ये कंपाउंड का कलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज compare the reactions of concentrated HCl with aqueous copper 2+ and cobalt 2+.
तो अब हमने HCl का इफेक्ट देखना है कि जब हम कॉपर के कॉम्प्लेक्स में उसको ऐड करेंगे और कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में ऐड करेंगे। तो ये जो है ये क्वेश्चन लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन टॉपिक में से है, जिसमें एक लिगेंड जो है वो रिप्लेस कर देता है दूसरे को। सो फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ HCl विथ कॉपर, कॉपर 2 प्लस। कॉपर 2 प्लस यानी कि कॉपर का कॉम्प्लेक्स जब हम वाटर में ऐड करेंगे, कोई सा भी कॉपर 2 प्लस साल्ट ले सकते हैं। जैसे अगर हम लेंगे उसमें कॉपर सल्फेट CuSO4, इस केस में सल्फेट पे -2 और कॉपर पे +2 आयनिक चार्ज है या ऑक्सीडेशन नंबर है। तो जब इस सॉल्ट को हम पानी में डालेंगे तो ये हाइड्रेटेड होगा और वहाँ पे पानी में जाते ही ये कॉपर 2 प्लस जो है ये आयन बना लेगा। अब ये वाले जो आयन होंगे इसके इर्द गिर्द जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये इसको सॉल्वलाइज कर देंगे, यानी कि सॉल्युबल कर देंगे इस तरीके से कि वहाँ पे एक न्यू कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा और उस कॉम्प्लेक्स आयन को हम हेक्सा इक्वा कॉपर कॉम्प्लेक्स आयन कह सकते हैं। और पानी का जो कलर होगा, जो सोल्यूशन का कलर होगा वो ब्लू कलर हो जाएगा, लाइट ब्लू कलर। अब उस ब्लू कलर में, ब्लू कलर सोल्यूशन में हम जैसे ही कंसेंट्रेटेड HCl डालेंगे तो यहाँ पर जो है ये लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब लिगेंड इस केस में जो था वो है वाटर, और उस वाटर को रिप्लेस करके दूसरा लिगेंड जो है जो कि HCl से Cl माइनस आयन प्रोड्यूस होगा वो उसको रिप्लेस कर देगा। और उसको रिप्लेस करने से दो चीज़ें होंगी, एक तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और सेकेंडली उसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी। तो इसमें जो रिएक्शन है पहले ये देख लें। सो हेक्सा एक्वा कॉपर जो है ये कॉम्प्लेक्स था, इसके साथ क्लोराइड लिगेंड रिएक्ट करेगा और ये लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा जिसमें CuCl4 जो है ये कॉम्प्लेक्स साइन बन जाएगा साथ में वाटर। और इस कॉम्प्लेक्स में जो ज्योमेट्री में चेंज आएगी वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, उससे वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और कलर जो है इसका ब्लू कलर था पहले इनिशियली, और उसके बाद ये येलो या ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, या येलोइश ग्रीन कलर जो है ये सोल्यूशन का हो जाएगा। सो नेक्स्ट सेक्शन है कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का, और इसमें कंसेंट्रेटेड HCl जो है ये जब रिएक्ट करेगा तो लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा। जैसे ही हम कोबाल्ट साल्ट वाटर में ऐड करेंगे तो कोबाल्ट के साथ जो है ये वाटर एज ए लिगेंड अटैच हो जाएगा और ये कम्प्लेक्स साइन बन जाएगा जिसका कलर पिंक कलर होगा। अब जब इस सोल्यूशन में हम एक्वा सोल्यूशन में हम कंसेंट्रेटेड HCl ऐड करेंगे तो लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड, और कलर भी जो है ये पिंक से ब्लू में चेंज हो जाएगा और इसकी ज्योमेट्री भी है ये चेंज हो जाएगी और ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है ये बनेगा। अब ये जो दोनों क्वेश्चन में इन्होंने दिए थे एक्सचेंज रिएक्शन, इसका अगर हम कंपैरिजन समराइज करें तो एक्वस कॉम्प्लेक्स में जो है ये हमारे पास ये कॉपर और ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉपर का सोल्यूशन ब्लू कलर का होगा और कोबाल्ट का पिंक कलर का, और जो लिगेंड एक्सचेंज करेगा वो क्लोराइड होगा जो कि आगे ऐड हो जाएगा और वाटर को बाहर निकाल देगा। और कम्प्लेक्स जो बनेगा CuCl4-2, और कोबाल्ट के केस में कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड बनेगा। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो दोनों के केस में टेट्राहेड्रल होगी। और जो कलर चेंज आएगी वो कॉपर के केस में येलोइश ग्रीन कलर होगा और कोबाल्ट के केस में फाइनल जो हमारे पास लिगेंड बनेगा, जो कम्प्लेक्स बनेगा वो ब्लू कलर में होगा। अब इनके कलर्स जो हैं ये डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि उसके दरमियान में जो है ये डिफरेंट डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है इन दोनों में, कॉपर में और कोबाल्ट में, और उनके कॉम्प्लेक्स में भी जो है ये डी ऑर्बिटल्स के दरमियान में जो एनर्जी का गैप है वो डिफरेंट है। Therefore, they will absorb different wavelength of visible light and they will appear in different colors. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने we will have to describe various redox reactions that take place in transition metal complex ion. तो ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस वजह से ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये आसानी से शो करते हैं। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये हो सकता है या नहीं, या इसकी फिजिबिलिटी जो है वो डिटरमिन करने के लिए हम इसका
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं। सेल यानी कि वो सेटअप जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस दोनों हो रहे हैं, अगर वो ओवरऑल समेशन में हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन जो है ये पॉसिबल है। अब वो ओवरऑल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो उसके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यूज हैं उनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल से, तो हमारे पास सेल का पोटेंशियल आएगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन फिजिबल है, और अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, यानी कि हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी फिजिबिलिटी को। So in practice, the species with more E positive value will be reduced. अब उसमें जो दो हमारे पास मेटल्स रिएक्ट कर रही होंगी, या दो एलिमेंट्स, उनमें से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगी और यानी कि गेन इलेक्ट्रॉन होगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी या नेगेटिव में होगी वो ऑक्सीडाइज होगी। नंबर 1 रिएक्शन है जिसमें एसिडिफाइड मैंगनेट आयन जो है ये रिएक्ट कर रहा है इथेन डाई O8 आयन, यानी ऑक्सीलेटो आयन जो है इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसकी ई नॉट वैल्यूज जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैंगनेट आयन जो है ये रिड्यूस होगा, और इससे MnO4 यानी कि मैंगनेट आयन जो है ये इसकी से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, उससे ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्ट करेगा। और जो ऑक्सीलेटो आइन है C2O4-2 से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में, और ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा। अब इसमें जो ओवरऑल रिएक्शन है वो यहाँ पर लिखा गया है, टेक्स्ट बुक में इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। सो इसमें जो है हमारे पास MnO4- जो है ये रिएक्ट कर रहा है, और जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और 8H पॉजिटिव यानी कि एसिडिक कंडीशन में हो रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इसमें ये गेन करेगा, और उससे ये इसकी Mn2+ जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और इसको जो है ये रिएक्ट करवाया हमने ऑक्सीलेटो आयन के साथ C2O4-2, ये प्रोड्यूस करेगा CO2, और इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और 2 लूज हो रहे हैं, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने इन दोनों रिएक्शंस को किसी एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिससे गेन एंड लॉस जो है ये इक्वल हो जाए। तो दोनों हाफ रिएक्शंस जो हैं इनको डिफरेंट कोएफिशिएंट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि गेन एंड लॉस जो है ये इक्वल हो। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है इसमें हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ओवरऑल जो है ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। इसी तरह सेकंड में हमने हाफ रिएक्शन में 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ओवरऑल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। तो लॉस एंड गेन जो है ये इक्वल हो गए, तो हमारे पास जो है ये ओवरऑल समेशन के बाद ये रिएक्शन आ जाएगा। और हमने इसमें इलेक्ट्रॉन शो नहीं किए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को फिर कैंसिल आउट कर देते हैं। So overall reaction 2MnO4- is reacting with 5C2O4 plus 8H positive, and product is 5Mn2 plus 2CO2 plus 8H positive. अब इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम देखें तो E नॉट की वैल्यू जो है ये मैंगनीज के केस में 1.52 है, और जो हमारे पास ऑक्सीलेट आइन है इसमें -0.49 है। तो जिसकी ज़्यादा है वो रिड्यूस हो रही है स्पीशीज, और जिसकी कम है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, और ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये पॉजिटिव में हमारे पास आ रहा है, जिससे ये रिएक्शन जो है ये फिजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मैग्नेट आयन विद आयरन 2+ आयन। सो मैग्नेट आयन यानी कि MnO4 जिसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ये रिएक्ट करके +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.52 वोल्ट है, यानी कि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है। और आयरन जो है ये 2+ से +3 में हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.77 है, ये मैंगनीज से कम है, और ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये 2.29 वोल्ट है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू जो है ये सजेस्ट कर रही है कि ये जो रिएक्शन है ये फिजिबल है, और ये प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास बन सकती है। और इसमें हम लॉस एंड गेन जो है उसको बैलेंस करने के लिए एक हाफ रिएक्शन को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, और सेकेंड हाफ रिएक्शन को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है। थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन iodide
एंड कॉपर आयन, जो कि हमने इससे पहले भी क्वेश्चन में देखा है कि कॉपर 2+ जो है ये आई नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके कॉपर आयोडाइड और आयोडीन बना रहा है। इस रिएक्शन में ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके आंसर हमें माइनस में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, लेकिन ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये फिजिबल है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनती है कॉपर आयोडाइड वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाती है और वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर से अलग हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो रिएक्शन है ये फॉर्मेशन में फिजिबल हो जाता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है ये हमारे पास आ जाती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों होते हैं। सो एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल टू अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मेक देम इम्पोर्टेंट इन रिडॉक्स रिएक्शन, in catalysis, biological electron transfer process and industrial process. The last question, explain stereoisomerism and its types in transition metal complexes. तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर टेक्स्ट बुक में भी है और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है कि स्टीरियोआइसोमरिज्म जो है उसकी मेनली 2 टाइप्स हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्टीरियोआइसोमरिज्म। So stereoisomerism occurs when compounds have same molecular formula and same bonding arrangement, but their atoms or ligands have different arrangements in 3-dimensional space. And there are 2 main types, geometrical isomerism and optical isomerism. तो geometrical isomerism जिसको cis trans isomerism भी कहते हैं, तो इसमें जो है ligands की different positions होती हैं central metal ion के around. So for example, tetramine diaqua cobalt ion. So इस कॉम्प्लेक्स में जो है ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसके 2 आइसोमर्स होते हैं और इनमें से एक सीज और दूसरा ट्रांस आइसोमर है। सीज आइसोमर में जो लिगेंड है वाटर मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे से 90 एंगल की डिस्टेंस पे होते हैं और वो एडजेसेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट फिगर शो की गई है। और सेकंड जो ट्रांस आइसोमर है उसमें दोनों लिगेंड्स एक दूसरे से ऑपोजिट पोजीशन पे होते हैं और उनके दरमियान में एंगल जो है ये 180 का होता है, जैसे ये एंगल जो है ये 180 का एंगल है इन दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में या वाटर लिगेंड्स के दरमियान में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंट रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द लिगेंड्स। सेकेंड जो है हमारे पास आइसोमेरिज्म वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, they are called enantiomers. The 2 enantiomers have identical chemical formula but different 3-dimensional arrangements. They rotate plane polarized light in opposite directions. तो इनमें से एक जो है अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव करता है तो दूसरा इसको लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है। अब जो राइट डायरेक्शन में मूव करता है उस आइसोमर को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं और उसके लिए हम सिंबल पॉजिटिव यूज करते हैं, और दूसरा आइसोमर जो उसको लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिस इथाइलिन डायमीन निकल आयन, इसमें जो है हमारे पास लिगेंड जो है ये इथाइलिन डायमीन है और ये जो है इसके 3 लिगेंड्स अटैच हैं निकल कॉम्प्लेक्स के साथ। इसमें राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों आइसोमर्स शो किए गए हैं जो कि एक दूसरे के नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। इनमें से एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा लीवो रोटेटरी है। The 3 bidentate ligand can form 2 arrangements that are mirror images of each other. These 2 form can rotate the plane polarized light in opposite directions. So we can summarize the isomers have same molecular formula, they have same connectivity, they are non-superimposable mirror images and they are optically active. अब जो दोनों आइसोमरिज्म है इनका कंपैरिजन जो है उसको हम समराइज करते हैं। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म that results from different spatial position of ligands, यानी लिगेंड जो है वो स्पेस में अलग अलग पोजीशंस पे प्रेजेंट हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, तो इसमें जो है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो हैं ये होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म गिव cis transforms in suitable complexes, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म गिव enantiomers। और इसमें एग्जांपल्स जो हैं ये हमने भी डिटेल पढ़ी है, जैसे कि डाइक्लोरो डायमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम और जो है ये ट्रिस इथाइलिन डायमीन निकल कॉम्प्लेक्स आयन।